नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्य न्यूज़। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। बलूचिस्तान आवामी पार्टी के सेनेटर अनावरुल हक काकड़ को पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से शनिवार को ये जानकारी दी गई है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और नेशनल असेंबली में निवर्तमान नेता प्रतिपक्ष राजा रियाज के बीच इस अहम पद के लिए अनावरुल हक काकड़ के नाम पर बनी सहमति के बाद इसकी घोषणा की गई। बीजेपी के नेताओं ने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के खिलाफ उनके उस सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर कार्रवाई करने की चेतावनी दी है जिसमें उन्होंने मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार पर भ्रष्टाचार में लिप्त होने का आरोप लगाया है। प्रियंका के आरोप को झूठ बताते हुए मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस नेता से आरोप का समर्थन करने वाले सबूत मांगे और चेतावनी दी कि राज्य सरकार और भाजपा के सामने कार्रवाई के विकल्प खुले हुए हैं। प्रदेश भाजपा प्रमुख वी.डी. शर्मा ने आरोप लगाने के लिए सोशल मीडिया पोस्ट में एक फर्जी पत्र का हवाला देने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस नेता के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी। बता दें, शुक्रवार को प्रियंका गांधी ने ट्विटर पर दावा किया कि मध्य प्रदेश के ठेकेदारों के संघ ने हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर शिकायत की है कि उन्हें 50% कमीशन देने के बाद ही भुगतान मिलता है। प्रियंका गांधी ने लिखा, कर्नाटक में भ्रष्ट बीजेपी सरकार 40% कमीशन की वसूली करती थी। मध्य प्रदेश में बीजेपी भ्रष्टाचार का अपना ही रिकॉर्ड तोड़कर आगे निकल गई है। प्रधानमंत्री के बयान पर ममता बनर्जी ने कहा कि बिना किसी सबूत के टीएमसी पर आरोप लगाए जा रहे हैं। वो चाहते हैं कि लोगों का नुकसान हो। बीजेपी के लोगों ने बंगाल में कई लोगों को मारा है। उन्होंने 16-17 लोगों को मारा। ममता बनर्जी ने कहा, पीएम मोदी बिना किसी सबूत के बोल रहे हैं। वो चाहते हैं कि आम लोगों को परेशानी हो। आप भ्रष्टाचार के मुद्दे नहीं उठा सकते क्योंकि आप पीएम केयर्स फंड, राफेल डील और नोटबंदी जैसे मुद्दों से घिरे हुए हैं। इससे पहले पीएम मोदी ने भाजपा के पंचायती राज कार्यकर्ताओं को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करते हुए कहा था कि टीएमसी ने पंचायत चुनाव में खूनी खेल खेला है। ममता ने कहा, आप लोगों को कभी कभी मूर्ख बना सकते हैं लेकिन हर समय नहीं। विपक्ष पर निशाना साधते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने शनिवार को कहा कि हाल ही में लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव की हार ने पूरे देश में नकारात्मकता फैलाने वालों को करारा जवाब दे दिया है। प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कि विपक्ष ने अविश्वास मत से ठीक पहले वॉकआउट किया क्योंकि इससे उनके गठबंधन में दरारें उजागर हो जाती। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पश्चिम बंगाल में भाजपा के क्षेत्रीय पंचायती राज परिषद को संबोधित करते हुए कहा कि विपक्ष के सदस्य संसद को बीच में ही छोड़कर चले गए। सच्चाई ये है कि वो अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान से डर रहे थे। गांधी, विनोबा और जयप्रकाश की विरासत मानी जाने वाली संस्था सर्व सेवा संघ वाराणसी में शनिवार को विध्वंस शुरू हो गया। सर्व सेवा संघ रेलवे के साथ भूमि विवाद में उलझा हुआ था। जिला मजिस्ट्रेट ने रेलवे के पक्ष में आदेश दिया था जिसके बाद परिसर खाली कर दिया गया था। सर्व सेवा संघ परिसर में शनिवार सुबह बुलडोजरों ने गांधी और जेपी की विरासत को ढहा दिया। कई इमारतें तोड़ दी गईं और ध्वस्तीकरण अभियान जारी है। रेलवे और पुलिस प्रशासन की इस कार्रवाई से आक्रोशित गांधी जेपी के समर्थकों ने प्रदर्शन किया और मुख्य भवन के गेट के सामने सड़क पर लेटकर विरोध प्रदर्शन किया। नारेबाजी और हंगामे के बीच गांधीवादी नेता राम धीरे समेत करीब 20 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। सर्व सेवा संघ परिसर में एक डाकघर भी है जिसे खाली करने के लिए 13 अगस्त 2023 तक का समय दिया गया है। डाक महकमे के लोग अपना सामान शिफ्ट करने में जुटे हैं। गिरफ्तार किए गए लोगों को पुलिस लाइन भेजा गया है। आईपीसी, सीआरपीसी और भारतीय साक्ष्य अधिनियम को बदलने के लिए सरकार द्वारा 3 विधेयक पेश किए जाने पर राज्यसभा सांसद और पूर्व कानून मंत्री कपिल सिब्बल ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने समाचार एजेंसी एएनआई से बातचीत में कहा, इस देश में समस्या राजनीतिक उद्देश्यों के लिए पुलिस बलों का दुरुपयोग है। जहां भी भाजपा सत्ता में है, राजनीतिक विरोधियों पर हमला किया जाएगा और पुलिस बल आमतौर पर सत्ता में राजनीतिक व्यक्तियों के निर्देशों के तहत काम कर रहा है। प्रस्तावित कानून में राजद्रोह के अपराध से संबंधित प्रावधानों पर कपिल सिब्बल ने कहा, जिस तरह से राजद्रोह कानून में बदलाव किया गया और राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित प्रावधानों को लागू किया गया, बिना ये परिभाषित किए कि किन परिस्थितियों में किसी व्यक्ति पर राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए मुकदमा चलाया जा सकता है। कपिल सिब्बल ने पुलिस को अधिक शक्तियां दिए जाने पर अपनी आशंकाएं जाहिर की हैं। उन्होंने कहा, एक तरफ वो पुलिस को अधिक शक्ति दे रहे हैं और दूसरी तरफ लोगों को चुप करा रहे हैं। ये अस्वीकार्य है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दावा किया है कि बीजेपी के भीतर प्रधानमंत्री मोदी का सम्मान कम हो रहा है। पत्रकारों से बातचीत में सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि देश कभी कांग्रेस मुक्त नहीं हो सकता। इनकी यानी कि मोदी की पार्टी की हालत खराब हो रही है।
इनकी पार्टी में फूट है, इनकी पार्टी में मोदी जी का खुद का सम्मान खत्म हो रहा है। उन्होंने कहा, आज बीजेपी वालों से पूछे कि मीटिंगों में क्या होता है, पहले क्या होता था, अब क्या होता है। मैं मोदी जी को कहना चाहूँगा, आप ओबीसी से आते हैं तो ओबीसी का मान सम्मान तो रखो। धीरे धीरे आपके खिलाफ आपकी पार्टी में बगावत हो सकती है। बता दें, इससे पहले बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा था कि बीजेपी 2024 में जीतेगी, लेकिन मोदी को प्रधानमंत्री बनाया जाएगा ये तय नहीं है, क्योंकि आरएसएस फैसला करेगा और वो अपना फैसला किसी को बताता नहीं है। बता दें, राजनीतिक विशेषज्ञों का भी कहना है कि बीजेपी में मोदी ने वरिष्ठ नेताओं को साइडलाइन कर दिया है, इसकी वजह उनका भय भी हो सकता है। उद्धव बाला साहेब ठाकरे गुट की शिवसेना के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने देशद्रोह कानून को लेकर गृह मंत्री पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि क्या सरकार डीआरडीओ के वैज्ञानिक प्रदीप कुरोलकर को बचाने के लिए देशद्रोह कानून हटा रही है। राउत ने मीडिया से कहा कि इस देश में कोई भी देशद्रोही नहीं है। ठीक है, अच्छी बात है, जिसके ऊपर देशद्रोह का कानून लगाना चाहिए उस पर आपने ये कानून नहीं लगाया। आपने वैज्ञानिक प्रदीप कुरोलकर के खिलाफ देशद्रोह का कानून नहीं लगाया। उन्होंने पाकिस्तान को रक्षा रहस्य बेचे। वो वैज्ञानिक आरएसएस के कट्टर कार्यकर्ता हैं। क्या आपको उनको बचाने के लिए ही देशद्रोह का कानून हटा रहे हैं? असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने एक खास इंटरव्यू में कहा कि वो वोट बैंक की राजनीति में शामिल नहीं हैं और इसलिए कांग्रेस के विपरीत वो राजनीति को मुस्लिम समुदाय से जुड़े मुद्दों से नहीं जोड़ेंगे। शर्मा ने कहा कि फिलहाल हमें मुस्लिम वोट नहीं चाहिए, सभी समस्याएं वोट बैंक की राजनीति के कारण होती हैं। उन्होंने कहा कि मैं हर महीने एक बार मुस्लिम इलाके में जरूर जाता हूं, उनके कार्यक्रमों में शामिल होता हूं और लोगों से मिलता हूं, लेकिन मैं राजनीति को विकास से नहीं जोड़ता। मैं चाहता हूं कि मुसलमानों को एहसास हो कि कांग्रेस के साथ उनका रिश्ता वोटों के बारे में है। शर्मा ने कहा, मैंने असम के पिछले विधानसभा चुनाव में भी मुस्लिम इलाके में प्रचार नहीं करने का फैसला किया था। 2016 और 2020 में प्रचार के दौरान मैं मुस्लिम इलाकों में नहीं गया। मैंने कहा था कि मैं चुनाव जीतने के बाद ही जाऊंगा। इस बार भी मैं उनसे कह रहा हूं कि आप जिसे चाहें वोट दें, बीजेपी उनके इलाके में प्रचार नहीं करेगी। केंद्र सरकार ने गुरुवार को राज्यसभा में मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त विधेयक राज्यसभा में पेश किया। इसके साथ ही एक नया विवाद शुरू हो गया है। विपक्षी नेताओं का आरोप है कि इस विधेयक के जरिए सरकार अपनी पसंद की नियुक्तियां करना चाहती है। आरोप इसलिए लग रहा है कि विधेयक में मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर जो चयन समिति बनाने की बात कही गई है, उसमें बतौर सदस्य सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई नहीं होंगे। विधेयक के मुताबिक अब प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय समिति में लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष और प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक कैबिनेट मंत्री सदस्य होंगे। केंद्र सरकार इस विधेयक के जरिए सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को इस समिति से हटाकर अपने किसी कैबिनेट मंत्री को रखना चाहती है। विपक्ष सरकार के इस विधेयक का विरोध कर रहा है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा है कि मोदी सरकार चुनाव आयोग पर अपना नियंत्रण करना चाहती है। उन्होंने 2 जून 2012 को तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को लिखे गए भाजपा नेता एल के आडवाणी के पत्र को साझा कर केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इस विधेयक को लेकर विवाद इसलिए है कि मार्च 2023 को सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने देश के चुनाव आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर एक फैसला दिया था। इस फैसले में कोर्ट ने पूर्व की चयन प्रक्रिया को खारिज कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि अब मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति का भी वही तरीका होगा जो सीबीआई चीफ की नियुक्ति का है। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की संविधान पीठ ने अपने फैसले में कहा था, अब ये नियुक्ति प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एक कमेटी की सिफारिश पर राष्ट्रपति करेंगे। दिल्ली पुलिस ने राउज एवेन्यू कोर्ट को बताया कि भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व प्रमुख और भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ महिला पहलवानों द्वारा दायर यौन उत्पीड़न मामले में मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त सबूत हैं। लोक अभियोजक अतुल श्रीवास्तव ने अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हरजीत सिंह जसपाल की कोर्ट में शुक्रवार को कहा कि चार्जशीट में उल्लिखित अपराधों के लिए ब्रजभूषण और सह अभियुक्त विनोद तोमर के खिलाफ आरोप तय किए जाने चाहिए। सरकारी वकील ने अदालत में कहा कि सीआरपीसी की धारा 188 के संदर्भ में बचाव पक्ष की दलीलें कि धारा 188 की रोक तब लागू होती है जब अपराध पूरी तरह से भारत के बाहर किया जाता है, अन्यथा नहीं। उन्होंने तर्क दिया कि अदालत के पास ब्रजभूषण पर मुकदमा चलाने का अधिकार क्षेत्र है क्योंकि विचाराधीन अपराध आंशिक रूप से दिल्ली में किए गए थे। अक्षय कुमार की OMG 2 की एक ओर जहां तारीफ हो रही है, वहीं दूसरी तरफ इसका जमकर विरोध हो रहा है।
फिल्म सेक्स एजुकेशन पर आधारित है, जिसमें अक्षय कुमार शंकर भगवान की भूमिका में हैं। OMG 2 को लेकर आगरा में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने और महाकाल मंदिर के पुजारियों ने जमकर विरोध किया और अभिनेता अक्षय कुमार का पुतला भी जलाया और घोषणा की कि जो भी अभिनेता को जूते की माला पहनाएगा, उस पर थूकेगा और थप्पड़ मारेगा, इसे ये संस्था 10 लाख रुपए का इनाम देगी। अक्षय कुमार पर हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाते हुए राष्ट्रीय हिंदू परिषद भारत ने गुरुवार को अभिनेता के पुतले और फिल्म के पोस्टर जलाए और कहा कि वो सिनेमा घरों के सामने प्रदर्शन करने से पीछे नहीं हटेंगे। संगठन के अध्यक्ष गोविंद पाराशर ने भी इनाम की घोषणा करते हुए कहा कि कुछ दृश्यों में भगवान शिव का अपमान किया गया है। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।